Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 24th of May 2021. तो 24 मई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं, यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। लास्ट में मैं आंसर आपको बता दूंगा, लेकिन आप अटेम्प्ट अपनी तरफ से ज़रूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिस्टिक रैंडम फॉरेस्ट टेक्निक समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस आपके सामने है। प्रोबेबिलिस्टिक रैंडम फॉरेस्ट टेक्निक, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोमॉस। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1946। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज हेडक्वार्टर्ड इन रोम। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2021 इज द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। ऑप्शंस आपके सामने है ना। दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू, प्लीज डू टेल मी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। किस स्टेट का प्रोजेक्ट है ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट? ऑप्शंस आर ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी पंजाब या डी तेलंगाना। सो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल टेल यू द आंसर्स ड्यूरिंग द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है ना। लेट्स मूव अहेड विद द न्यूज़ आइटम्स, जो प्रिम्स फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स हैं, जो कि मैंने दूसरी वेबसाइट्स पे आई भी अलग अलग जगहों से लिया है। पहली न्यूज़ है रिगार्डिंग द LHAASO, यानी कि लार्ज हाई एल्टीट्यूड एयर शार ऑब्जर्वेटरी। याद रखेगा, लार्ज हाई एल्टीट्यूड एयर शार ऑब्जर्वेटरी जो है ये चाइना की है। इट हैज़ रिसेंटली डिटेक्टेड डजन सोर्सेज ऑफ अल्ट्रा हाई एनर्जी गामा रेज। तो एक आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि लार्ज हाई एल्टीट्यूड एयर शावर ऑब्जर्वेटरी किस कंट्री की है, तो ये आपको याद रखना है कि चाइना की है। और अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों थी? रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इसने डिटेक्ट की है डजन सोर्सेज, लगभग बहुत सारे सोर्सेज डिटेक्ट किए हैं अल्ट्रा हाई एनर्जी गामा रेज के। तो ठीक है ना, इसको याद रख लो, अपने नोट्स में ऐड कर लो, लार्ज हाई एल्टीट्यूड एयर शावर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है ना। तो दिस इज अ थिंग। दूसरी जो न्यूज़ है वह है रिसेंटली यूएस स्पेस एजेंसी नासा हैज़ अनाउंस्ड टू सेंड इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट टू द मून इन 2023। तो अब नासा ने अभी ये अनाउंस किया है कि अपना एक पहला मोबाइल रोबोट ये भेजेंगे टू द मून इन 2023। and mobile robot will search ice and other resources on and below the surface of the moon। तो ये क्या करेगा? जो ये मोबाइल रोबोट जाएगा 2023 में, नासा ने डिक्लेयर किया है, उन्होंने कहा जो ये मोबाइल रोबोट जाएगा ये आइस एंड अदर सोर्सेज ऑन एंड बिलो द सरफेस ऑफ द मून डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। एंड नाउ दिस मिशन इज एन एग्जांपल शोइंग रोबोटिक साइंस मिशन एंड ह्यूमन एक्सप्लोरेशंस टू गो हैंड इन हैंड। तो नासा ने इस मिशन के थ्रू ये भी शो करने की कोशिश की है कि ये जो रोबोटिक साइंस मिशन हैं एंड ह्यूमन एक्सप्लोरेशंस हैं, दे कैन गो ऑन हैंड इन हैंड, ठीक है ना। एंड इसमें जो बेसिकली रोवर यूज होगा उसका नाम है वाइपर मतलब कि वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलार एक्सप्लोरेशन रोवर। याद रखेगा, वोलाटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलार एक्सप्लोरेशन रोवर। इट इज अ लूनार रोवर विच नासा हैज डेवलप्ड टू एक्सप्लोर द साउथ पोल ऑफ द मून। तो ये वाइपर नाम का जो ये वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलार एक्सप्लोरेशन रोवर है, ये नासा ने डेवलप किया है टू एक्सप्लोर द साउथ पोल ऑफ द मून एंड इट विल बी डिलीवर्ड टू सरफेस ऑफ द मून इन नवंबर 2023। 2023 के नवंबर में इसको डिलीवर किया जाएगा टू द मून सरफेस एंड द रोवर विल एक्सप्लोर द लूनार रिसोर्सेज इन परमानेंटली शैडोड एरियाज ऑफ द साउथ पोल रीजन ऑफ द मून। तो ये रोवर क्या करेगा? एक्सप्लोर करेगा लूनार रिसोर्सेज को इन परमानेंटली शैडोड एरियाज, जो परमानेंटली शैडो में रहते हैं एरियाज इन द साउथ पोल ऑफ द मून, उनको हेल्प करेगा। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन मैपिंग द वाटर आइस डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंसंट्रेशन। ऑब्वियस सी बात है, इसी के साथ वो मोबाइल रोबोट भी रहेगा तो वो डिटेक्ट करेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है वो है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप एंड एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप। ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है, उसने लॉन्च किया है ये दोनों ऐप्स। याद रखिएगा, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एंड एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप और ये नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है।
किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया है? नाउ ये ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द मनरेगा स्कीम। तो जो मनरेगा स्कीम है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके और जो इनका जो वर्क कल्चर उसमें थोड़ा और कहना चाहिए ट्रांसपेरेंसी आ सके, इस कारण से इसको लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये करेगा क्या ऐप, ये जो भी नरेगा की जो वर्क साइट्स हैं जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे रियल टाइम अटेंडेंस लेने का काम करेगा, वर्कर्स की रियल टाइम अटेंडेंस। अब इससे क्या होगा, दो तीन चीज़ें होंगी, जैसे फेक मस्टर रोल बना करके किसी का भी नाम, जो लोग इस दुनिया में रहे ही नहीं उनका नाम बना करके रजिस्टर में चढ़ा करके उनके नाम की पेमेंट निकलवाते हैं ऑफिसर्स, ये वाला काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब आप जब अगर वर्किंग साइट्स पे इस तरीके से अटेंडेंस होगी अगर, तो इसमें वही लोग आ पाएंगे जो लोग एक्चुअली में हैं, जो लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट है, वो सारा क्लियर नंबर आ पाएगा। और जब क्लियर नंबर आएगा तो उससे बेनिफिट ये होगा कि जो पैसा जाता है वो जेन्युइन लोगों को जाएगा और इस तरीके से जो करप्शन के केसेस हमको देखने को मिलते हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दीज टू। अगली न्यूज़ है, इंडिया इज ऑल सेट टू होस्ट द 2022 फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप। तो फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो इंडिया में होगा। एक्चुअली ये 2021 में होने वाला था लेकिन ये हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ द कोविड-19। नाउ इंडिया इज ऑल सेट टू होस्ट दिस 2022 का फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप। याद रखिएगा, फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप, एंड दिस विल बी हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 11 to 30 अक्टूबर 2022 22। तो 2022 में अक्टूबर में ये होगा एंड इट विल बी द सेकंड फीफा टूर्नामेंट टू बी होस्टेड बाय इंडिया। इसके पहले अगर आपको अंडर 17 2017 का वर्ल्ड कप याद हो, फीफा अंडर 17 2017 वर्ल्ड कप, तो वो भी इंडिया में ही होस्ट किया गया था, है ना। तो दैट वाज आल्सो हेल्ड इन इंडिया ओनली। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग टू दीज न्यूज आइटम्स। आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक फ्रंट पेज की एक और न्यूज़ है, वेरी सीवियर साइक्लोन यास टू हिट द नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट। तो अब पहले इसके पहले हमने देखा था जो अरेबियन सी वाला रीजन था वहाँ पे हमने देखा था साइक्लोन तौते आया था। अब नाउ दिस बे ऑफ बंगाल वाला रीजन, जो बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन है, यहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन्स भी बनते हैं। तो वेरी सीवियर साइक्लोन यास का जो नाम है वो ओमान द्वारा दिया गया, जो ओमान है उसने नेमिंग किया है यास का, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। यास हैज़ हिट द उड़ीसा को। नाउ दिस इज कमिंग अंडर द वेरी सीवियर साइक्लोन कैटेगरी। तो मैं थोड़ा आपको ग्रेडिंग ऑफ साइक्लोन्स बता देता हूँ। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो बे ऑफ बंगाल रीजन में आते हैं उनको ग्रेड किया जाता है अकॉर्डिंग टू maximum wind speeds. They are graded according to their wind speeds at their center. At the lower end are depressions that generate wind speed to 30 to 60 km per hour followed by, अब जैसे जो लोअर एंड पे जो डिप्रेशंस होते हैं, जो लो प्रेशर डिप्रेशंस होते हैं, उनमें 30 से 60 किलोमीटर की स्पीड मानी जाती है। तो जब तक 30 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो उनको लो एंड डिप्रेशंस माना जाएगा। लेकिन जब ये 60 से बढ़ जाती है, यानी कि 61 से 88 किलोमीटर पर आवर आ जाती है, तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। तो याद रखेगा कि 30 to 60 किलोमीटर पर आवर तक तो आपका ये माना जाता है कि लो एंड डिप्रेशन है। लेकिन जैसे ही स्पीड 61 to 88 किलोमीटर पर आई, वैसे ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद जब 89 to 117 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रहता है तो ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में आ जाता है। और अब जब 118 से 166 किलोमीटर पर आवर में आ जाता है, 118 से 166 किलोमीटर पर आवर में आ जाता है, तो ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में आ जाता है। तो अभी जो यास है वो इसी वाली कैटेगरी में आएगा, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आएगा, 118 to 166 किलोमीटर पर आवर की कैटेगरी में। और जब ये 166 किलोमीटर पर आवर की कैटेगरी स्पीड को क्रॉस कर लेगा, यानी कि जब 167 to 221 किलोमीटर की स्पीड पे आता है, तो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाता है, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और जब ये 222 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे या उससे ज़्यादा आ जाएगा तो ये सुपर साइक्लोन बन जाएगा, ठीक है ना। 222 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा या उससे ज़्यादा आ जाएगा तो ये सुपर साइक्लोन। तो ये कैटेगरी याद रखना, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो वेरी सीवियर में आ गया आपका यास आ गया 118 to 166 किलोमीटर पर आवर, और 166 से ज़्यादा में फिर ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक, और 222 से ज़्यादा में सुपर साइक्लोनिक आ जाता है, ठीक है ना। तो ये देखो आपको लिखा भी होगा यहाँ पे 16, देखो यहाँ पे लिखा है 155 to 165, जो कि आपका वेरी सीवियर साइक्लोनिक की कैटेगरी की स्पीड की है, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज आइटम्स ऑफ द डे। नाउ वी कैन मूव टू द मैप ऑफ द डे। तो आज का जो मैप ऑफ द डे मैंने लिया, बहुत छोटा सा मैप है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा मैप नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बस।
तो आज का जो मैप है बिल्कुल इजी मैप है। नेपाल को टच करने वाले स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नेपाल न्यूज़ में रहा है। सबसे पहले रीजंस क्या क्या है नेपाल में न्यूज़ में रहने के, तो काला पानी डिस्प्यूट आप सबको पता होगा। काला पानी डिस्प्यूट जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच का बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। लिम्पिया धुरा ये सब सारी चीज़ें न्यूज़ में थी। और दूसरी चीज़, नेपाल में जो प्रेसिडेंट ने वहाँ पे डिसॉल्व किया, पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो वहाँ पे केपी ओली थे उन्होंने खुद को बोला कि हम इसको डिसॉल्व कर लेंगे, फिर उसका उन्होंने मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाए एंड फिर प्रेसिडेंट ने उसको डिसॉल्व कर दिया नेपाल। तो ये सारी चीज़ों का नेपाल काफ़ी न्यूज़ में रहा है। अपने को ये जानना है कि नेपाल का क्या रिलेशन इंडिया से, मतलब कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो कि नेपाल को टच करते हैं। थोड़े से फैक्ट मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि नेपाल और इंडिया के बीच में 1850 किलोमीटर का, यानी कि 1850 किलोमीटर का बॉर्डर है। याद रखिएगा, इंडिया और नेपाल के बीच में 1850 किलोमीटर का बॉर्डर है। और ये जो बॉर्डर ये 5 स्टेट्स के बीच में बटा हुआ है। 5 स्टेट्स इंडिया के ऐसे हैं जो कि टच करते हैं। 5 इंडियन स्टेट्स आर देयर दैट टच द नेपालीज बॉर्डर। तो ये देखो आपको ऊपर दिख रहा होगा, उत्तराखंड वाला रीजन है जो कि टच करता है। उत्तराखंड सबसे पहला स्टेट है। फर्स्ट इज उत्तराखंड, सेकंड इज उत्तर प्रदेश, सेकंड स्टेट इज उत्तर प्रदेश, थर्ड वन इज बिहार आपको दिख पा रहा होगा, चौथा आपको सिक्किम दिख रहा होगा, और फिफ्थ यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा होगा। तो ये 5 स्टेट्स हैं जो कि नेपाल को टच करते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड देन वेस्ट बंगाल। These are the 5 states that touch the नेपालीज बॉर्डर। अब इसमें आपसे पूछा अगर कि वेस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में कौन सा स्टेट टच कर रहा है, तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में आपको देखो दिख रहा होगा कि ये वेस्ट बंगाल की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री आ रही है। देखो ये वेस्ट बंगाल की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री वेस्ट बंगाल की आ रही है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि नेपाल को ये 5 स्टेट्स टच करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। और ओवरऑल ये 1850 किलोमीटर का बॉर्डर है, ये भी याद रखिएगा। 1850 किलोमीटर का बॉर्डर है जो कि टच होता है इन दोनों के बीच में। और स्टेट्स कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। नेपाल को टच करने वाले ये 5 स्टेट्स हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। जो चीज न्यूज़ में है उसी के मैप देखने में भलाई है ना। सो दैट इज वाई आई हैव सेलेक्टेड दिस मैप। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है रीकैलिब्रेट ग्रोथ, रीप्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर। आर्टिकल हैज बीन रिटन बाय सी रंगराजन एंड डी के श्रीवास्तव। GS3 का ये आर्टिकल है, GS3 यानी कि इकोनॉमी पार्ट का ये आर्टिकल रहेगा। रीकैलिब्रेट ग्रोथ एंड रीप्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर ऑथर ने सबसे पहले तो देखो डेटा दिया है बहुत सारा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, इन सभी के इकोनॉमिक सर्वे के जो फोरकास्ट रहे हैं वो क्या क्या रहे हैं। पहले उन्होंने ये बताया कि 12.5% IMF का रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 10.5% रहा है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस द्वारा जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें 11% दिया है। अब इन्होंने कहा कि रिसेंटली मूडीज़ जो है उसने जो GDP के ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं उसको 9.3 पे पैक किया है, और हमारा जो बेंचमार्क ग्रोथ रेट रहेगा वो 8.7 पे रहेगा। बेंचमार्क ग्रोथ रेट क्या है? 8.7 पे। तो ये बेंचमार्क ग्रोथ रेट क्या होता है? जैसे बेंचमार्क ग्रोथ रेट वो है कि मतलब कि जो कि हमारा जो GDP है वो 19-20 यानी कि पिछले बीते साल के लेवल पे रहेगा, तो 8.7 होनी चाहिए। तो मतलब अगर इससे नहीं 8.7 से अगर नीचे हो जाएगी तो हमारी पहले से भी कम ग्रोथ होगी, है ना। तो ये बेसिकली कहना चाहिए कि बेंचमार्क ग्रोथ रेट क्यों इसको कहा जा रहा है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब ऑथर ने ऐसे ही बहुत सारा डेटा दिया है कि लॉकडाउन आने के कारण से और ज़्यादा ये इम्पैक्ट हो रहा है और हमारी जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस है और कम ही होता जा रहा है ना, ग्रोथ प्रोजेक्शंस और कम ही होता जा रहा है। तो यहाँ पे ऑथर ने वही बेंचमार्क ग्रोथ रेट की बात की है कि अगर हमारा रियल ग्रोथ 8.7% का रहता है, नॉमिनल GDP वुड बी क्लोज टू 13.5%, एज्यूमिंग इन्फ्लेशन ऑफ 4.5% का इन्फ्लेशन अगर रखते हैं, तो जो हमारा ऑथर ने ये सारा डेटा दिया कि ये क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है लॉकडाउन के कारण, और ज़्यादा क्या इम्पैक्ट हो सकता है। नाउ ऑथर ने यहाँ पे बेसिकली कुल मिलाकर के ये सारे डेटा देने के बाद क्या बोला है? ऑथर ने इन सारे डेटा को देने के बाद बोला है कि हमको कोशिश ये करनी है कि हम अपने जो एक्सपेंडिचर है उसको प्रायोरिटाइज करें, अपने एक्सपेंडिचर को। तो ऑथर ने कुल मिलाकर के यही कहा है कि आप अपने एक्सपेंडिचर को अब रीप्रायोरिटाइज करो, जहां जिन सेक्टर्स में लगाना है अब उनको प्रायोरिटाइज करो। आगे मैं आपको सेक्टर्स बताऊंगा, लेकिन पहले ऑथर ने यह भी कहा है कि GDP का तो कम होना देखो तय ही है। दूसरी चीज, देयर इज अ शॉर्टफॉल इन द नॉन टैक्स रेवेन्यू एज वेल। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स और नॉन टैक्स जो रेवेन्यूज है जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, इन सबसे जो पैसा आपको मिलता है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो लगभग 1.5 लाख करोड़ की कमी उसमें भी देखने को मिलेगी, है ना।
तो ऑथर ने यही कहा है कि टू फैक्टर्स विल इफेक्ट द फिजिकल डेफिसिट। कुल मिलाकर के जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसको दो चीज़ें इंपैक्ट करेंगी। पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारा नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ था तो उसमें चेंज हमको देखने को मिलेगा, बजटेड नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ में चेंज देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, शॉर्टफॉल इन द रिसीट्स ऑफ नॉन टैक्स एंड नॉन डेट रिसोर्सेज, मतलब कि जो भी हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू था या नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हैं उसमें हमको एक कमी देखने को मिलेगी। तो दीज विल इम्पैक्ट अवर फिजिकल डेफिसिट फर्दर, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स दैट विल इम्पैक्ट अवर फिजिकल डेफिसिट फर्दर। तो ऑथर ने यही कहा है कि तो यहाँ पे अब जरूरत क्या है, रिवाइज करना है फिजिकल रोड मैप को। फिजिकल रोड मैप को रिवाइज कैसे करेंगे कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें। तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि इन्होंने ऑथर ने बताए हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विद हेल्थ सेक्टर, विद इन द हेल्थ सेक्टर। फर्स्ट जो ऑथर ने बोला है वो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विद इन द हेल्थ सेक्टर शुड बी प्रायोरिटाइज। इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। दूसरा ऑथर ने यहाँ पे बोला है हायर एक्सपेंडिचर ऑन इंड्यूसिंग लार्जर वर्कफोर्स ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पैरामेडिक स्टाफ। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि आप डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पैरामेडिक स्टाफ को लाने में ज्यादा खर्चा करो। दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। देन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज नीडेड फॉर द वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी विद इन द माइग्रेंट लेबर्स, रूरल एंड अर्बन। ये आपका जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर्स हैं, रूरल एरियाज के, अर्बन एरियाज के, इनमें खर्चा करो। तो दीज आर द थ्री प्रायोरिटी सेक्टर्स जो ऑथर ने यहाँ बताया है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विद इन द हेल्थ सेक्टर, सेकंड उन्होंने बताया कि एक्सपेंडिचर ऑन द इंड्यूसिंग लार्जर वर्कफोर्स ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पैरामेडिक स्टाफ। तीसरा उन्होंने कहा कि सपोर्ट इज नीडेड फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि माइग्रेंट लेबर, रूरल एंड अर्बन, अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन, इस पर भी आप खर्चा कर सकते हो। अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन, इस पर भी आपको करने की जरूरत है। तो दीज आर द फोर थिंग्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द ऑथर। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि स्पीडी वैक्सीनेशन, फिफ्थ जो है वो है स्पीडी वैक्सीनेशन ऑफ द वल्नरेबल पॉपुलेशन। दैट इज अनदर थिंग विच इज नीडेड। तो वल्नरेबल पॉपुलेशन का स्पीडी एंड लार्जर वैक्सीनेशन कवरेज इज द की टू मिनिमाइज द इकोनॉमिक डैमेज। अगर आप ये सारी चीजें करते हो, ये 5 चीजों में इन्वेस्ट करते हो, तो ये की रहेगा टू मिनिमाइज द इकोनॉमिक डैमेज। जो इकोनॉमिक डैमेज होने वाला या हो सकता है उसमें कमी आएगी, ठीक है ना। तो ऑथर ने ये सारे सेक्टर्स बताए हैं। देन इसके अलावा इन्होंने एक और चीज बोली है ऑथर ने कि स्टेट्स को पैसा देने के बजाय आप उनको वैक्सीन खरीद करके दो। यू शुड बाय द वैक्सीन एंड देन ट्रांसफर दैट वैक्सीन टू दीज स्टेट, बिकॉज मेनी स्मॉल स्टेट्स में फाइंड प्रोक्योरिंग द वैक्सीन थ्रू अ ग्लोबल टेंडर विद क्वाइट चैलेंजिंग। So many states can find this procurement of the vaccines challenging. Therefore what the center should do, center should procure the vaccines for them, for these states, ठीक है ना। तो ये छठवां उन्होंने सजेशन बताया है। तो ये दिस आर्टिकल वाज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज, और जो पॉइंट्स ऑथर ने बताए वो आपको याद रखने हैं। दूसरा जो आर्टिकल है वो है द मेनी बेनिफिट्स ऑफ एन इको टैक्स। अब यहाँ पे दो चीज़ों की बात की गई है। पहली चीज़ तो ऑथर ने यहाँ पे बात की है हेल्थ की, एंड दूसरी बात की एनवायरनमेंट की। हेल्थ में जो ऑथर ने बोला है वो यही बताया कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया का बहुत ज़्यादा है। मैंने उस दिन भी आपसे एक आर्टिकल में डिस्कस किया था। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब कि जेब से निकल के देने वाला पैसा। मतलब कि इंडिया में अगर 100 रुपये का बिल बनता है, मेडिकल बिल बनता है, तो उसमें से 65 रुपये जेब से देने पड़ते हैं। यानी 65% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है हमारे यहाँ का, ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे वही चीज़ बताई कि 65 से उसको घटा करके कम से कम 30% पे लाना है, मतलब 30% के आसपास लाना है, जैसा कि चाइना और बड़ी कंट्रीज में रहता है। तो हमको भी अपना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 30% तक लाना है। मतलब कि ये बिल का 30% मैं बात कर रहा हूँ, बिल की 30% की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑथर ने वही पूरा पहले डेटा दिया है किस तरीके से है। तो ऑथर ने कहा है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है कि कंसर्न है, उसमें ऐसा है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर अब 10% की अगर हम बात करें तो 17.33% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया मेक आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट ऑन हेल्थ। मतलब कि 17.33% की पॉपुलेशन ऐसी है जो कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा जो कि करती है, ठीक है ना। एंड रूरल एरियाज़ में ये परसेंटेज और ज़्यादा है। मतलब कि रूरल एरियाज़ में और ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि इन्वॉल्व है इस तरीके के मतलब इतनी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का। तो कुल मिलाकर के ऑथर ने वही कहा कि मतलब ये रिग्रेसिव वे है काफ़ी। हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है इंडिया का काफ़ी रिग्रेसिव है आज भी।
कि जो गरीब तबका है उसको और ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है आउट ऑफ पॉकेट में, और ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, मतलब उनके ऊपर इम्पैक्ट ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा पड़ेगा। और यहाँ पे जो मैंने बात की थी, देखो कि हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो ये इन्विसाज करती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन्विसाज करती है 2017 की, कैन डिक्रीज द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फ्रॉम 65% टू 30% ऑफ द ओवरऑल हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। हमारे हेल्थ केयर एक्सपेंसेस का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो 65% से घटा करके 30% पे लाना है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017 विन्विसाज करती है। अब देखो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑथर ने जो बताई है वो जरूरी है कि हमारा जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो अभी केवल 1% ऑफ जीडीपी है। 1% ऑफ जीडीपी से उसको 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी करने की जरूरत है, मतलब कि 3% ऑफ जीडीपी तक अगर आप हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा ही रहेगा। दिस इज द थिंग विच ऑथर सेज। नाउ सेकेंड थिंग जो ऑथर ने यहाँ बताई है वो है इकोलॉजी के बारे में बताया है। इकोलॉजी के बारे में जो बात बताई है उन्होंने ये कहा है कि इन्वायरमेंट रेगुलेशंस इन टर्न में टेक सेवरल फॉर्म्स। ना कोविड के बाद अब इन्वायरमेंट रेगुलेशंस के भी अलग अलग फॉर्म्स आ सकते हैं। कैसे कि जैसे कमांड एंड कंट्रोल है, कमांड एंड कंट्रोल मतलब कि गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशन देता है और उसके बाद वो उसकी मॉनिटरिंग को मॉनिटर करता है, तो कमांड देता है एंड कंट्रोल करता है। देन इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि अर्बन प्लानिंग हो गई, इकोनॉमिक प्लानिंग हो गई, ये दूसरा मेथड हो गया इन्वायरमेंट को देखने का। तीसरा इन्वायरमेंट टैक्स या सब्सिडी को चेंज करके कुछ किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू इन्वायरमेंट को रेगुलेट किया जा सकता है। ऑथर ने बोला कि इंडिया जो ज़्यादा प्राइमरली फोकस करता है अभी तक वो कमांड एंड कंट्रोल पे फोकस करता है। इंडिया का बेसिक फोकस कमांड एंड कंट्रोल में रहता है, वो रेगुलेशंस निकाल देते हैं और फिर स्टेट्स और इन सब पे छोड़ देते हैं कि आप उनको फॉलो करो, उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। ऑथर ने बोला कि एक्सपेंडिचर में आप थोड़ा सा चेंज करके, मतलब कि आप टैक्स, इको टैक्स के बारे में भी सोच सकते हो, और इकोलॉजिकल टैक्स एंड इकोलॉजिकल सब्सिडीज इन दोनों को अगर मॉनिटर करके आप उनमें कुछ मैनेजमेंट करो तो ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट आएगा। तो यह पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि इको टैक्स का सोल्यूशन ऑथर यहाँ पे देता है, ठीक है ना। नाउ आगे हम मूव करते हैं, तो यहाँ पे ऑथर ने लिखा है इन्वायरमेंटल टैक्स रिफॉर्म्स अगर आप करेंगे तो दे विल इन्वॉल्व 3 कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़। इन्वायरमेंटल टैक्स रिफॉर्म यानी इको टैक्स रिफॉर्म में 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। पहला है एलिमिनेटिंग द एग्जिस्टिंग सब्सिडीज एंड टैक्सेस दैट हैव हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। किस तरीके से आप इन्वायरमेंटल टैक्स रिफॉर्म्स ला सकते हो? पहला, ऐसे टैक्स और सब्सिडीज को रिमूव कर दो जो कि इन्वायरमेंट पे हार्मफुल इम्पैक्ट डालते हो। ऐसी सब्सिडीज मतलब ऐसी सब्सिडी देना बंद कर दो या ऐसे वो करना बंद कर दो जो कि इन्वायरमेंट पर नुकसान डालते हो। दूसरी चीज, रिस्ट्रक्चर द एग्जिस्टिंग टैक्सेस इन एन इन्वायरमेंटली सपोर्टिव मैनर। जो टैक्सेस हैं उनको इस तरीके से रिस्ट्रक्चर करो कि इन्वायरमेंट को सपोर्ट कुछ मिले। तीसरा है इनिशिएट अ न्यू इन्वायरमेंटल टैक्स। अगर आप चाहें तो एक नया इको टैक्स या नया इन्वायरमेंटल टैक्स इनिशिएट कर सकते हो, और टैक्स को इस तरीके से डिज़ाइन करो कि जो उसका रेवेन्यू आएगा, जो उसका पैसा आएगा, वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ को ऑगमेंट करने के लिए आएगा, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच ऑथर सेज कि इन्वायरमेंटल टैक्स रिफॉर्म्स में आपको करने की ज़रूरत है। पहले तो ऐसे टैक्सेस को, ऐसे सब्सिडीज़ को रिमूव कर दो जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हो। देन सेकंड है टैक्सेस की और इन्वायरमेंटल सब्सिडीज़ की रिस्ट्रक्चरिंग करो। और तीसरा, एक नया इन्वायरमेंटल टैक्स आप लाओ जिसके थ्रू जो भी पैसा मिले उसको फिर इसमें लगाओ आप ऑगमेंट करने में। फिर ऑथर ने यहाँ पे बताया, देखो इन इंडिया इको टैक्सेस कैन टारगेट 3 मेन एरियाज। अब इको टैक्स जो लगेगा वो 3 एरियाज को टारगेट कर सकता है। पहला, डिफरेंशियल टैक्सेशन ऑन व्हीकल्स इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्योरली ओरिएंटेड टुवर्ड्स फ्यूल एफिशिएंसी एंड जीपीएस बेस्ड कंजेशन चार्जेस। मतलब कि एक तो डिफरेंशियल टैक्सेशन आप लगा सकते हो ऑन द व्हीकल्स इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो कि बेस्ड होगा उनके फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर, मतलब जो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है उन पे कम टैक्स, जो कम फ्यूल एफिशिएंट है उन पे ज़्यादा टैक्स। सेकंड है एनर्जी सेक्टर में आप लगा सकते हो बाय टैक्सिंग फ्यूल्स विच फीड इनटू एनर्जी जनरेशन। मतलब जो कौन सा फ्यूल यूज़ किया जा रहा है एनर्जी सेक्टर में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कौन सा फ्यूल यूज़ किया जा रहा है उसके ऊपर भी आप टैक्स लगा सकते हो, ठीक है ना। एंड थर्ड है वेस्ट जनरेशन एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है और नेचुरल रिसोर्सेज किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, कितनी एफिशिएंसी साथ, उसके ऊपर भी आप टैक्सेशन कर सकते हो। तो टैक्स रेवेन्यूज आप इस तरीके से जो मिलेगा इको टैक्सेस के बाद
उसको आप यूज़ कर सकते हो इन इंटीग्रेटिंग दैट विद द इन्वायरमेंटल नीड्स एंड ऑल, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि अगर आप इस तरीके का इन्वायरमेंटल टैक्स रिजीम चलाते हो तो उसके 3 बेनिफिट्स होंगे। फिजिकल बेनिफिट तो आपको होगा ही होगा, इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी होगा और पॉवर्टी रिडक्शन भी होगा। तो ये 3 बेनिफिट ऑथर ने दिए हैं, इन फिजिकल, देन इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स एंड तीसरा है पॉवर्टी रिडक्शन। दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन सेड बाय द ऑथर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग सेम, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। आईएनएस जलश्व ब्रिंग्स ऑक्सीजन टू विजाग। तो यहाँ पर ये समुद्र सेतु 2 प्रोजेक्ट जो है उसके अंतर्गत आईएनएस जलश्व जो है वो सिंगापुर और ब्रुनई वाले रीजन से ऑक्सीजन लेकर के आए हैं। दैट इज टू द अराइव्ड इन विशाखापट्टनम विद 300 मेट्रिक टन्स ऑफ ऑक्सीजन एंड मोर देन 3600 ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्रॉम सिंगापुर एंड ब्रुनई अंडर ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो ये समुद्र सेतु 2 के अंदर आया है। और आईएनएस त्रिकांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेकर के आया है, ऑक्सीजन लेकर के कतर से आया है आईएनएस त्रिकांड, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, कुछ नाम भी याद रखा करिए, कभी आंसर राइटिंग में आपको यूज़ हो सकता है ना, तो इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है ना। तो ये 12th क्लास के एग्जाम्स के बारे में बात चल रही है। तो 12th क्लास के एग्जाम्स में 25 मई तक के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने छोड़ दिया स्टेट्स को कि आप अपने सजेशंस दीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो 25 मई के बाद अब देखो डिसीजन आता है कि नहीं आता है, क्या डिसीजन आता है, लेट्स सी दैट। आगे मूव करते हैं, तब तक न्यूज़ आइटम्स में ही देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। कॉन्गो वॉल्केनो स्पेयर्स गोमा सिटी 5 डाई इन क्रैश। तो यहाँ पे कॉन्गो माउंट निरागोंगो नाम का एक माउंटेन है, माउंट निरागोंगो कॉन्गो में है, माउंट निरागोंगो, वहाँ से लावा का एमिशन हुआ, जिसमें वहाँ पे एक आउटस्कर्ट पे एक सिटी है, गोमा सिटी नाम की जगह है, गोमा सिटी, जहाँ पे नुकसान पहुंचा है बिकॉज ऑफ दिस लावा एंड ऑल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, 5 लोगों की डेथ भी हुई है वहाँ पे कॉन्गो में। निरागोंगो नाम की जगह है, गोमा सिटी नाम की जगह है, ठीक है। तो ये थोड़ा बताना ज़रूरी है, पता होना चाहिए। नो एक्सेस ऑफ टू इमेजेस ऑफ आवर न्यूक्लियर साइट्स ईरान। अब ईरान ने कहा है IAEA को हमारी जो साइट्स हैं वहाँ पे कोई इमेज उनको नहीं मिलेगी। एक्चुअली में इनका रूल क्या है, IAEA ने ये कहा है कि आप डेली इनको फ़ोटोज़ भेजेंगे, तो फ़ोटोज़ के थ्रू ये चेक करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ उसमें चेंज तो नहीं किया गया ये सारी चीज़ें। लेकिन अब IAEA को कोई सर्विलेंस पिक्चर्स नहीं दी जाएंगी, ऐसा ईरान ने कहा है ना। तो इससे टेंशन और बढ़ सकती है। तो ईरान ने यह कहा कि जब तक कोई डील स्ट्राइक जल्दी जल्दी नहीं होती है तो हम अब ये सब कोई चीज़ फॉलो नहीं करेंगे। IAEA के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, IAEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या नाम है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसको वर्ड्स एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, इसको एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। ये यूनाइटेड नेशंस फैमिली के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा, एंड न्यूक्लियर फील्ड में काम करती है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1957 में। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1957 में हुआ था इसका एस्टैब्लिशमेंट। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर, द हेडक्वार्टर इज इन वियना ऑस्ट्रिया। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू वर्क विद द मेंबर स्टेट्स एंड मल्टीपल पार्टनर्स worldwide to promote safe, secure and peaceful use of nuclear technology। तो safe, secure and peaceful use of nuclear technology जो है वो इसका मेन एम है। और 2005 में 2005 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी अवार्ड किया गया था फॉर वर्किंग फॉर अ सेफ एंड पीसफुल वर्ल्ड। याद रखिएगा, 2005 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था फॉर वर्किंग फॉर अ सेफ एंड पीसफुल वर्ल्ड। तो दैट इज द वर्क ऑफ IAEA। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड इट रिपोर्ट्स एनुअली टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA को ये रिपोर्ट भी एनुअली करता है। इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि UNGA को रिपोर्ट करता है एनुअली, ठीक है ना। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिपोर्ट भेजता है कि कौन सा मेंबर जो है नॉन कंप्लायंस कर रहा है, कौन सा मेंबर कंप्लायंस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग। अगली न्यूज़ है, लिथुआनिया क्विट्स डिवाइसिव चाइना ग्रुप। अब यहाँ पर लिथुआनिया ने बोल दिया है, जो कि लिथुआनिया एक बाल्टिक कंट्री, आपको पता होना चाहिए कि एक बाल्टिक नेशन है। तो लिथुआनिया ने चाइना का एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप होता है जिसका नाम है 17+1। तो ये याद रखिएगा, 17+ बोलते हैं इसको, चाइनाज 17+। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अगर आपसे कभी पूछा कि 17+ किसका इनिशिएटिव है, तो चाइना की इनिशिएटिव है। और कौन कौन है इसमें सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, याद रखिएगा, CEE बोलते हैं, CEE, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन, ठीक है ना। तो 17+1 जो चाइना का ग्रुप है, इसमें लिथुआनिया से बाहर आ गया है। लिथुआनिया इज अ बाल्टिक कंट्री। और मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि चाइना ने 17+1 इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया था, तो ये
चाइना लेड फॉर्मेट है, 2012 में इसको स्टार्ट किया था, याद रखिएगा। चाइना ने कब स्टार्ट किया था 17+1, 2012 में स्टार्ट किया था, बुडापेस्ट में स्टार्ट किया था। और इसका एम था टू एक्सपैंड द कोऑपरेशन बिटवीन बीजिंग एंड सीईई मेंबर कंट्रीज, यानी कि बीजिंग और सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बीच में मतलब क्लोजनेस लाने के लिए, कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए इनिशिएट किया गया था। तब इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सीई रीजन, ये मेन इसके होते कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा सीई रीजन का। लेकिन सीई रीजन को कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा बैकलैश देखा जा रहा है इन कंट्रीज़ के बीच में। अब इसमें कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं, इसमें मेंबर कंट्रीज़ अगर हम बात करें तो इसमें 12 तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स हैं एंड 5 बैल्कन स्टेट्स हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हो गई कुल मिलाकर के? अल्बानिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, मैसेडोनिया, मॉन्टेनिग्रो, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। ये 17 मेंबर कंट्रीज़ हैं और एक आपकी चाइना है ही, तो 17+1 इसलिए इसको कहा जाता है। एंड ये बेसिकली चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका एक्सटेंशन माना जाता है। दिस इज द एक्सटेंशन टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 17+1 याद रखेगा। लिथुआनिया ने इसको छोड़ दिया है। दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम, आपको समझ में आ गया होगा। आज के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टफ है, प्रोबेबिलिस्टिक रैंडम फॉरेस्ट टेक्निक। तो ये कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि ये मशीन लर्निंग टेक्निक है टू स्टडी द क्लस्टर स्टार्स। इसका आंसर है बी, है ना, स्टार्स को पढ़ने के लिए, लेकिन फॉरेस्ट टेक्निक नाम है तो इसलिए कंफ्यूजिंग था। इंपॉर्टेंट भी है, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी, आप मुझे आंसर बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, इसका आंसर है तेलंगाना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ मिलकर के किया गया है तेलंगाना में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द न्यूज आइटम। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।